नमस्कार। आज का नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, यानी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन के बारे में बात करेंगे, जिसमें साझेदारी फर्म के पुनर्गठन में आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा नए साझेदार का प्रवेश। क्या रहेगा? नए साझेदार का प्रवेश। फर्स्टली देखेंगे कि जो साझेदारी फर्म है उसका पुनर्गठन क्यों किया जाता है, किन आधारों पे या किन कारणों से साझेदारी का पुनर्गठन किया जाता है। देखते हैं इसको। चैप्टर आपका साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, यानी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अर्थ है विद्यमान समझौते में किसी प्रकार का परिवर्तन फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। यानी जब साझेदारी का गठन किया जाता है तो साझेदारी अधिनियम 1932 के अकॉर्डिंग जो डीड या सलेक होता है उसके अंतर्गत जो पहले से डिसाइड किया जाता है जो भी फैक्ट्स है, अगर उनमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग किया जाता है तो उसी को ही फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। अब पुनर्गठन निम्न प्रकार से हो सकता है। युक्त है या तो नए साझेदार का प्रवेश हो, यानी पहले से मान के चलो 2 पार्टनर 3 पार्टनर है, उनमें से किसी एडिशनल पार्टनर को इंक्लूड किया जाता है तो नए साझेदार का प्रवेश होने पर फर्म का पुनर्गठन होता है। इसके अलावा लाभ विभाजन अनुपात में अगर किसी प्रकार का कोई चेंजिंग होता है तो फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। साझेदार की सेवानिवृत्ति, यानी कोई भी पार्टनर अगर सेवानिवृत्त हो जाता है या साझेदार की मृत्यु हो जाती है या दिवालिया हो जाता है तो इस संबंध में फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है। तो मीनिंग देखिए, इसका इंग्लिश वर्जन देखिए तो एनी अल्टरेशन इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट इज टर्म्ड एज द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर है और डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर है। अब नेक्स्ट है, यानी जो टॉपिक रहेगा आपका साझेदार का प्रवेश के बारे में बात करेंगे, यानी एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर या पार्टनर। अब चालू फर्म को अतिरिक्त पूंजी या प्रबंधकीय सहायता है तो यानी नए साझेदार का प्रवेश क्यों दिया जाता है, तो नए साझेदार का प्रवेश देने के पीछे मेन ऑब्जेक्ट होता है या तो प्रबंध की आवश्यकता हो, यानी मैनेजमेंट स्किल की आवश्यकता हो, या अतिरिक्त एडिशनल कैपिटल की आवश्यकता हो, तो इसके लिए नए साझेदार का प्रवेश दिया जाता है। तो यह 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को प्रवेश केवल अन्य विद्यमान सभी साझेदारों की सहमति से संभव होता है जब तक अन्य कोई विपरीत समझौता न हो। यानी 1932 के एक्ट के अकॉर्डिंग अगर नए साझेदार का प्रवेश से फर्म में किया जाना है तो सभी साझेदारों की सहमति से नए साझेदार का प्रवेश किया जा सकता है। नए साझेदार को प्रवेश पर निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं। कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी जो भी नया पार्टनर आता है उसको फर्म में कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। एक तो होता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एडिशनल कैपिटल और मैनेजरल असिस्टेंट टू एन एग्जिस्टिंग फर्म अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1932 द एडमिशन ऑफ ए पर्सन इज पॉसिबल एनी विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है unless there is an agreement to the contrary। अपॉन एडमिशन ए न्यू पार्टनर एक्वायर्स द फॉलोइंग राइट्स। कौन कौन से राइट्स इसको होते हैं? एक तो होता है राइट द राइट्स टू शेयर इन द फर्म्स असेट्स एंड संपत्तियां प्राप्त करने में उसको अधिकार होता है। जो फर्म की असेट्स होती है उसको प्राप्त करने में उसका राइट्स होता है। इसके अलावा टू राइट द शेयर इन द फर्म्स फ्यूचर प्रॉफिट, यानी भविष्य के जो प्रॉफिट्स होते हैं उनमें उनको प्राप्त करने का अधिकार होता है। और नोट देखा इसमें एक फर्म के असेट्स के अधिकार हेतु नगद या वस्तु के रूप में एक स्वीकृत राशि पूंजी के रूप में लाता है। यानी जो फर्म की असेट्स होती है उसको लेनी होती है या उसके राइट्स हेतु नए साझेदार द्वारा या तो नगद लिया जाता है, नगद लाया जाता है या वस्तु के रूप में एक स्वीकृत राशि लाई जाती है। अब इसमें नोट दे रखा है वह एक ख्याति प्राप्त फर्म जो सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करती है तो नए साझेदार द्वारा पूंजी या वस्तु के अतिरिक्त अलग पूंजी लानी होती है, वह प्रीमियम में ख्याति कहलाती है। ठीक है। इसमें ये बात कर रहे थे कि जो नया साझेदार होता है उसको सामान्यतः 2 प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। एक तो फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का राइट्स होता है और साथ में जो इन फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट लॉसेज होते हैं उनको प्राप्त करने का इसको राइट्स होता है। ठीक है। लेकिन अब जो फर्म में असेट्स प्राप्त की जाती है उसके बदले में साझेदार द्वारा एक निश्चित कैपिटल या वस्तु लाई जाती है। ठीक है। और इसके अलावा जो अतिरिक्त पूंजी लाई जाती है उसको गुडविल कहा जाता है। यानी जो रेपुटेड फर्म्स होती है तो उनकी पूंजी के अलावा जो नए साझेदार होता है उसको गुडविल भी लानी होती है, यानी गुडविल की राशि लानी होती है तो उसी को गुडविल कहा जाता है। तो यह राशि विद्यमान ओल्ड पार्टनर साझेदार को फर्म के अधिलाभ या सुपर प्रॉफिट में से उसके भाग की हानि की पूर्ति हेतु लाई जाती है। एंड जो नया पार्टनर आएगा तो स्वाभाविक है कि जो पुराने पार्टनर है वो त्याग करेंगे तो त्याग के अनुपात में उनको एक लॉसेज हो रहा है तो उस लॉसेज की भरपाई करने हेतु नए पार्टनर द्वारा जो राशि लाई जाती है गुडविल उनके मध्य डिवाइडेड कर दी जाती है। अब सामान्यतः नए साझेदार के प्रवेश के समय निम्न कार्य करने होते हैं। यानी जब नया पार्टनर होगा तो फर्म का रिकंस्टिट्यूशन या उसका पुनर्गठन करना होगा। तो कौन कौन से कार्य किए जाएंगे? नए साझेदार आएगा
तो इसमें निम्न कार्य होंगे। एक तो होगा फर्स्ट, यानी नया नया लाभ विभाजन अनुपात याद किया जाएगा। जैसे मान के चलो पहले फर्म में XYZ 3 पार्टनर है, इनके मध्य 3:1 रेशियो में लाभ हानि का अनुपात है। जैसे नया कोई नया पार्टनर आ जाता है, 4 पार्टनर हो जाते हैं, अब इनके मध्य जो लाभ का अनुपात है मान के चलो 3:1 हो जाता है, तो एक तरीके से नया लाभ विभाजन अनुपात है, तो इसमें चेंजिंग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है त्याग का अनुपात याद करेंगे। अभी जस्ट देखेंगे आगे कि नया अनुपात किस प्रकार से याद किया जाता है, सेक्रीफाई रेशियो किस प्रकार से याद किया जाता है, और इनका जो LCM किस प्रकार से लिया जाता है। एक त्याग का अनुपात याद करेंगे, नया लाभ विभाजन अनुपात याद करेंगे, ख्याति का मूल्यांकन समायोजन करेंगे, यानी ख्याति का मूल्यांकन एवं समायोजन होगा। नेक्स्ट संपत्ति और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन होगा, यानी वैल्यूएशन होगा। असेट्स और लायबिलिटीज का, संचित लाभों रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, और साझेदारों की पूंजी का समायोजन किया जाएगा। यानी 6 प्रकार के कार्य करने होंगे। तो इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। नोट दिस अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ देयर शेयर इन द फर्म्स सुपर प्रॉफिट्स। जनरली द फॉलोइंग टास्क मस्ट बी अंडरटेकन एट द टाइम ऑफ ए न्यू पार्टनर्स एडमिशन। कौन कौन से कार्य होंगे, हालांकि हिंदी वर्जन देख चुके हैं, इंग्लिश देखना जरूरी है। डिटरमिनेशन ऑफ ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, डिटरमिनेशन ऑफ ए सैक्रिफाइस रेशियो है, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व है, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल का करना होगा। ये अब नेक्स्ट देखते हैं नया लाभ विभाजन अनुपात। क्या देखेंगे, नया लाभ विभाजन अनुपात, न्यू प्रॉफिट रेशियो देखते हैं। तो पुराने साझेदार द्वारा त्याग कर नए साझेदार को देते हैं। उदाहरण, यानी नया लाभ विभाजन अनुपात, जैसे मान के चलो पहले 2 पार्टनर थे, ए बी थे, अब सी को इंक्लूड कर लेते हैं। तो पहले मान के चलो बराबर बराबर हिस्सेदारी में थे ओल्ड पार्टनर, अब सी नया पार्टनर आ गया, स्वाभाविक है उनका जो प्रॉफिट था उसमें हिस्सा लेगा। अब हो सकता है ये पार्टनर इक्वल भी दे सकते हैं, पुराने रेशियो में दे सकते हैं, या कोई नेक्स्ट डिसाइड रेशियो हो सकता है। ठीक है, तो अब स्वाभाविक है नया पार्टनर आएगा तो ये त्याग करेंगे, इनको लॉसेज होगा। तो उस संबंध में सूत्र होता है, नया अनुपात याद करने का सूत्र होता है। एक तो आपको ध्यान रखना है, ये सूत्र आपको अच्छी तरह याद रहने चाहिए। एंड न्यू रेशियो याद करना हो, न्यू रेशियो, इसका सूत्र है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो। नया अनुपात याद करना हो, सॉरी यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो आएगा, सैक्रिफाइस रेशियो। यानी न्यू रेशियो याद करना हो तो पुराना माइनस त्याग का अनुपात करेंगे तो नया अनुपात याद हो जाएगा। क्या आ जाएगा, नया अनुपात याद करना हो तो पुराना माइनस त्याग कर देंगे तो नया अनुपात याद हो जाएगा। और अगर त्याग याद करना हो, त्याग का अनुपात याद करना हो, तो पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये रेशियो याद हो जाएंगे। अब इनको प्रैक्टिकल देखेंगे ना जब आपका क्लियर होगा। तो द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मेक ए सैक्रिफाइस एंड ट्रांसफर इट टू द न्यू पार्टनर्स। एग्जाम्पल, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस इक्वल टू न्यू रेशियो। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल का सोल्यूशन करेंगे। उदाहरण नंबर फर्स्ट है, अनिल और विशाल पार्टनर्स है। कौन है, 2 पार्टनर है, एक तो अनिल है और विशाल है, साझेदार है। लाभ विभाजन अनुपात इनका 3:2 है। कौन, यानी जो लाभ विभाजन का अनुपात है 3:2 है। वे सुमित को नए साझेदार के रूप में 1/5, यानी नया पार्टनर कौन है, सुमित 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। अनिल, विशाल और सुमित के नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करनी है। ठीक है, अब नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करेंगे। अभी जस्ट देखा था ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, यानी पुराना माइनस त्याग का अनुपात, पुराने में से त्याग घटा देंगे तो नया अनुपात याद हो जाएगा। तो सुमित नया पार्टनर है, सुमित को कितने भाग के लिए शामिल कर रहे हैं यहाँ पे, 1/5 के लिए। कितने के लिए कर रहे हैं, 1/5 भाग तो हो गया सुमित का, और बाकी भाग कितना रहा है, 4/5 रहा है। तो किस प्रकार से करना है, 1 माइनस 1/5, इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 4/5 ये शेष भाग हो गया। इन दोनों पार्टनर है, कौन है, अनिल और विशाल साझेदार है, तो उनका 4/5 शेष रह गया, और 1/5 नया पार्टनर है उसका, किसका, सुमित का। ये तो शेष भाग हो गया। अब इसमें देखते हैं अनिल का नया भाग, किसका देखेंगे, अरे अनिल का नया भाग देखते हैं। तो अनिल का नया भाग है, शेष भाग 4/5 था, और जो ओल्ड पहले वाला जो रेशियो था वो कितना था, 3:2, तो 3/5 कर देंगे, यानी इसको जोड़ देंगे, 3 2 5, तो 3/5 आ जाएगा। एक पार्टनर है अनिल का, और विशाल का 2/5 आ जाएगा। जो 4/5 का 3/5 कर देंगे तो 12/25 आ गया। इसी तरह से विशाल का नया भाग देखेंगे तो 4/5 का 2/5 देखेंगे तो 8/25 हो गया। अब अनिल, विशाल और सुमित का नया लाभ विभाजन अनुपात करेंगे तो 12/25 अनुपात 8/25
अनुपात 1/5, इनका एलसीएम ले लेंगे तो आपका 12:8:5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नया अनुपात प्राप्त होगा। टिप्पणी यह माना गया है कि नया साझेदार अपना इसमें नोट दे रखा है कि यह माना गया है कि नया साझेदार अपना भाग पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात में लेता है। अगर पुराने अनुपात में ले रहा है तो उसके हिसाब से किया है, अगर प्रश्न में देता है कि बराबर लेता है या किस अनुपात में लेता है तो उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। अक्षय और भारती पार्टनर है और 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। वे दिनेश को कितना 1/5 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं, जिसे वह अक्षय और भारती से बराबर अनुपात में प्राप्त करता है। अब यहाँ पे दे रखा है बराबर अनुपात में प्राप्त करता है। अक्षय, भारती और दिनेश के लिए नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना आपको करनी है। ठीक है, इसका देखते हैं सोल्यूशन। दिनेश का भाग कितना है इसमें, दिनेश को 1/5 भाग के लिए यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। 1/5 को चेंज कर देंगे 2/10 कर सकते हैं। अक्षय का भाग कितना है 3:2 है तो अक्षय का 3/5 हो गया, माइनस से इसको 2/10 कर देंगे, यानी मिसप्रिंट है 5/10 आ गया। और भारतीय का भाग है 2:5 अनुपात 2/10 कर देंगे 3/10 आ गया। ठीक है, और अक्षय, भारती और दिनेश के बीच नया लाभ विभाजन अनुपात कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे दिनेश का भाग 2/10 और अक्षय का भाग हो गया यहाँ पे 5/10। ठीक है, तो अक्षय, भारती और दिनेश के बीच नया लाभ विभाजन अनुपात 5:3:2 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5:3:2 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अंशु और नीतू एक फर्म में पार्टनर है, 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। वे ज्योति को कितने भाग के लिए 3/10 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं, जिसे ज्योति अंशु से, अब इसमें जो फर्स्ट वाला एग्जांपल था उसमें तो ओल्ड रेशियो में था, फिर बाद में बराबर बराबर प्राप्त किया है, और अब इसमें पर्टिकुलर बता रखा है कि किस पार्टनर से कितनी राशि प्राप्त कर रहा है। तो जिसे ज्योति, जो नया पार्टनर है, ज्योति अंशु से 2/10 भाग ले रही है और नीतू से 1/10 भाग प्राप्त करती है। अंशु, नीतू और ज्योति के नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना आपको करनी है। तो फर्स्ट कौन सा है, नया पार्टनर कौन है, ज्योति, 3/10 भाग के लिए इसको शामिल किया गया। किसके लिए, यानी 3/10 भाग के लिए इसको शामिल किया गया है। तो अंशु का नया भाग देखेंगे तो ओल्ड माइनस त्याग करेंगे, तो ओल्ड कितना है इनका 3:2 है, तो 3/5 अंशु का हो गया, और त्याग 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 करे 2/10 कर रहा है अंशु, तो माइनस कर देंगे 4/10 यह होगा, नया होगा। इसी तरीके नीतू का नया भाग देखेंगे तो पुराना माइनस त्याग किया गया, ये सूत्र के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं इसको। 2/5 हो गया इसका ओल्ड रेशियो है, और त्याग किया है 1/10 किया है नीतू से, यानी जो भी ज्योति है वो नीतू से 1/10 प्राप्त करे, 3/10 हो गया। अब इनका नया लाभ विभाजन अनुपात याद करेंगे, 3/10 अनुपात 4/10 अनुपात 3/10, इनका एलसीएम ले लेंगे तो 4:3:3 हो जाएगा। तो अंशु, नीति और ज्योति के बीच नया लाभ विभाजन अनुपात 4:3:3 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड है, यानी उदाहरण नंबर 4 है। राम और श्याम फर्म में पार्टनर है, 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। वे घनश्याम को नए साझेदार के रूप में शामिल करते हैं। इसके लिए 1/4 भाग, अब देखो इंपोर्टेंट है, यानी इसके लिए 1/4 भाग और श्याम 1/3 भाग का त्याग करते हैं। यानी राम तो कितना कर रहा है 1/4 भाग का कर रहा है, और श्याम कितने कर रहा है 1/3 का सेक्रीफाइस कर रहा है। किसके लिए कर रहा है, घनश्याम के लिए। राम, श्याम और घनश्याम के नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना आपको करनी है। राम का पुराना भाग कितना है, यहाँ 3:2 दोनों का, तो 3/5 आ जाएगा। राम द्वारा त्याग कितना किया गया 3/5 का 1/4, ठीक है, यानी 1/4 भाग त्याग किया गया है, तो 3/5 का 1/4 कर देंगे, 3/20 हो गया। इसी तरीके से राम का नया भाग देखेंगे तो 3/5 ओल्ड है, और 3/2 त्याग कितना किया 3/20 किया है, तो ये आ गया 9/20, इसका न्यू रेशियो आ गया। इसी तरीके से श्याम का पुराना भाग 2/5 है, श्याम द्वारा त्याग किया गया 2/5 का 1/3 किया गया, 2/15 नया हो गया सॉरी त्याग आ गया, और नया निकालेंगे तो ओल्ड माइनस से त्याग कर देंगे, तो ओल्ड 2/5 है, त्याग 2/15 किया, 4/15 न्यू आ गया। श्याम, घनश्याम का नया अनुपात देखेंगे तो राम का त्याग प्लस श्याम का त्याग देख लेंगे, तो 3/20 तो राम ने किया है और श्याम ने किया 2/15 किया है। इनका एलसीएम ले लेंगे 3, तो जो रेशियो आ जाएगा इनका, यानी 17/60 आ जाएगा। और जो नया अनुपात निकालेंगे राम और श्याम, घनश्याम नया लाभ विभाजन अनुपात आ जाएगा आपका 27:16:17 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, उदाहरण नंबर 5।
यानी दास और सिन्हा एक फ्रम में पार्टनर है और 4:1 के रेशियो में लाभ विभाजित करते हैं। वे फ्रम में पाल को 1/4 भाग के लिए, यानी जो नया पार्टनर है 1/4 भाग के लिए पाल को इंक्लूड करते हैं, जिसे पाल पूर्णतः दास से प्राप्त करता है। अब इसमें अलग सिचुएशन दे रखी है कि सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर से ले रहा है, किसी दास से ले रहा है, जिसे पाल पूर्णतः दास से प्राप्त करता है। साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात आपको याद करना है। तो पाल का भाग, जो नया पार्टनर पाल को 1/4 के लिए यहाँ शामिल किया गया है। दास का नया भाग देखेंगे, यानी जो ओल्ड पार्टनर है नया भाग देखेंगे तो पुराना माइनस त्याग किया गया अनुपात है इसका सूत्र। तो पुराना कितना है इसका 4/4 है, तो 4/5 हो गया, और त्याग कितने का किया है 1/4 का, तो 11/20 इसका नया अनुपात आ गया किसका, दास का। सिन्हा का नया कितना है 1/5 है, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। दास, सिन्हा और पाल का नया लाभ विभाजन अनुपात हो जाएगा, यानी 1/4 अनुपात 11/20 अनुपात 1/5। ठीक है, इनका एलसीएम 20 ले लेंगे तो 5 और फिर आपका 11 और फिर ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये रेशियो प्राप्त हो जाएगा, यानी अभी सिक्वेंस में नहीं जमाया था। अब नेक्स्ट देखते हैं त्याग का अनुपात। कौन सा देखेंगे, यानी नया लाभ विभाजन अनुपात देख चुके हैं, अब देखते हैं त्याग का अनुपात। पहले तो देखते हैं त्याग होता क्या है। यानी वह अनुपात जिसे फर्म के पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए सहमत होते हैं, वही त्याग का अनुपात होता है। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो ओल्ड पार्टनर होता है, जो न्यू पार्टनर को एडमिशन देते हैं, तो एडमिशन देंगे स्वाभाविक है उनकी पूंजी में या प्रॉफिट में कमी होगी, तो जिस अनुपात में त्याग करते हैं या उनको जो लॉसेज होता है, तो उसी को ही एक तरीके से त्याग कहा जाता है। सूत्र है त्याग का अनुपात का सूत्र है ओल्ड माइनस नया, क्या जाएगा, यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो। नेक्स्ट है नए साझेदार के लिए आवश्यक है कि वह किसी फर्म के पुराने साझेदार को अधिलाभ या सुपर प्रॉफिट में हुई उनके भाग की हानि की पूर्ति करे, जिसके लिए वह एक अतिरिक्त राशि लाता है जिसे गुडविल कहा जाता है। यानी जो नया पार्टनर होता है उसके लिए आवश्यक होता है पूंजी, साथ में पूंजी भी लाता है, वस्तु भी लाता है, जो भी स्थिति है, लेकिन उसके साथ में जो ओल्ड पार्टनर होता है तो उसको स्वाभाविक है कि वो भाग त्याग करेगा तो उसको हानि होगी, तो उसकी पूर्ति के लिए एक जो पार्टनर होता है उसको एक अतिरिक्त राशि लानी होती है पूंजी के अलावा, तो उसको गुडविल कहा जाता है। तो इस राशि का विभाजन साझेदारों में उस अनुपात में किया जाता है जिस भाग में वह नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं, वह त्याग का अनुपात कहलाता है। ठीक है, जिस अनुपात में त्याग करेंगे वही त्याग का अनुपात कहलाता है। द रेशियो इन विच द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑफ ए फर्म एग्री टू मेक ए सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर इज नोन एज द सैक्रिफाइस रेशियो। फॉर्मूला इसका सैक्रिफाइस रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इट इज incumbent upon a new partner to compensate the existing partners of the firm for the loss incurred in their share of super profit. For this purpose, the new partner brings in an additional sum which is termed goodwill. This amount is distributed among the partners in proportion and anupatic to the share they have sacrificed in favor of the new partner, a proportion referred to as the sacrifice ratio. अब इसका एग्जांपल देखते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो को देखते हैं। यानी पहले तो इसका सूत्र आपको पता ही है, यानी ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा। रोहित और मोहित एक फर्म में साझेदार है जो 5:3 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। वे विजय को, यानी जो नया पार्टनर है, विजय को 1/7 भाग के लिए फर्म में शामिल करते हैं। तब फर्म के भावी लाभ जो नया अनुपात है वो 4:2:1 के अनुपात में विभाजित करने का निर्णय लेते हैं। रोहित और मोहित के त्याग का अनुपात की आपको गणना करनी है। तो ओल्ड माइनस न्यू है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो रोहित का पुराना भाग कितना है, यानी 5:3 है, इन दोनों के मध्य 5/8 इसका हो गया। तो रोहित का नया भाग कितना है, तो नया भाग है 4 2 6 1 7, यानी 4/7 हो जाएगा, नया भाग हो गया। तो रोहित का त्याग देखेंगे तो ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे। ओल्ड 5/8 है, न्यू 4/7 है, तो 3/36 हो गया। त्याग का अनुपात क्या आ गया, 3/36 हो गया, किसका, रोहित का हो गया। इस तरीके से मोहित का देखें, मोहित का ओल्ड है 3:8 है, यानी 5:3 थे, 3/8 हो गया। मोहित का नया भाग कितना है, नया भाग इसका 2/7 हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। तो इसमें से मोहित का त्याग निकालेंगे तो ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे, 3/8 माइनस 2/7 करेंगे तो 5/56 आ जाएगा। ठीक है, ये त्याग का अनुपात दोनों का आ चुका है। तो रोहित और मोहित का त्याग का अनुपात 3:5 हो जाएगा। अब इनका 3/56 को शॉर्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे, 5/56
एलसीएम ले लेंगे 3:5, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। यानी जो एग्जांपल स्टार्टिंग में देख रहे हैं, पहले इजी है, फिर उससे हार्ड है, फिर उससे सुपर हार्ड है, ठीक है। अमर और बहादुर एक फर्म में साझेदार है, 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। वे मेरी को, नए पार्टनर है, मेरी को नए साझेदार ग्रुप में 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। अमर और बहादुर का नया लाभ विभाजन अनुपात कितना है? यानी अमर और बहादुर है, उनका नया लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है, तो उनके त्याग अनुपात की गणना आपको करनी है। तो मेरी को कितने भाग के लिए शामिल कर रहे हैं? 1/4 के लिए कर रहे हैं। शेष भाग कितना रहेगा? 1 - 1/4 करेंगे तो 3/4, यानी शेष भाग दोनों का कितना रह जाएगा? 3/4 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेने में 3/4 आ गया। 3/4 भाग को अमर और बहादुर जो ओल्ड पार्टनर है उनको 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा, क्योंकि न्यू रेशियो इनको 2/1 है, 2:1 है। तो अमर का नया भाग है, तो ओल्ड कितना है, यानी शेष भाग कितना है इनका? 3/4 है, का 2/3 कर देंगे, यानी नया रेशियो है 6/12 या 2/4, इसको दिन को छोटा कर देंगे, 2/4 आ जाएगा। और बहादुर का नया भाग है 3/4 का 1/3 कर देंगे, 3/12 या 1/4 इनका जो शॉर्ट में भिन्न आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। अमर बहादुर और मेरी का नया लाभ विभाजन अनुपात 2:1 हो जाएगा। और अमर का त्याग निकालेंगे तो त्याग का सूत्र होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड 3/5 है, न्यू कितना हो गया? 2/4 हो गया, 2/20 आ गया। इस तरह बहादुर का त्याग ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे, 2/5 ओल्ड है, 1/4 न्यू हो गया, ठीक है। एंड न्यू ये हो गया 3/20 हो जाएगा। तो अमर और बहादुर के बीच त्याग का अनुपात 2:3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण नंबर 8। यानी रमेश और सुरेश एक फर्म में साझेदार है तथा 4:3 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे मोहन को नए साझेदार के रूप में शामिल करते हैं। रमेश, सुरेश और मोहन का नया लाभ विभाजन अनुपात कितना है? 2:3:1 हो गया। पुराने साझेदारों से प्राप्त अथवा त्याग अनुपात की गणना आपको करनी है। तो रमेश सुरेश ओल्ड है और नया कौन आया है? इसमें मोहन आया है। तो रमेश का पुराना भाग कितना है? 4/7 है, यहाँ 4:3 है, तो टोटल करेंगे 4/7 हो गया। और इस तरह से रमेश का जो रमेश है उसका नया भाग कितना है? तो 2, 3, 5 और 6, तो 2/6 हो गया, ठीक है। ये इनका हो गया। अब इन्हें त्याग निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे। तो त्याग का अनुपात है ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, तो रमेश का त्याग 4/7 माइनस 2/6 कर देंगे, 10/42 आ गया। इसी तरह सुरेश का नया भाग है 3/6 है, सुरेश का पुराना भाग 3/7 था। और सुरेश का अधिलाभ देखेंगे तो ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे, 3/6 माइनस 3/7 करेंगे, 3/42 आ गया। तो मोहन का भाग है 1/6, अब इसको भिन्न में चेंज करेंगे, 7/42 आ जाएगा। रमेश का त्याग देखें तो सुरेश का प्राप्त लाभ प्लस मोहन का प्राप्त लाभ है, तो इनको त्याग किया गया 3/42 प्लस 7/42 करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे 10/42 आ जाएगा। तो इस स्थिति में सारा त्याग केवल रमेश के द्वारा ही किया गया है। अब नेक्स्ट है महत्वपूर्ण आपकी गुडविल। क्या आगे गुडविल के बारे में बात करेंगे, यानी कि इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। यानी जो नया पार्टनर होता है वो प्रवेश करने के लिए एक निश्चित कैपिटल या वस्तु लाता है, लेकिन जो व्यापार की प्रतिस्पर्धा होती है तो उसके रिगार्डिंग उसको एक अतिरिक्त पूंजी और देनी होती है, वही गुडविल कहलाती है। क्या है गुडविल? एक सुस्थापित व्यापार को कुछ समय पश्चात प्रतिष्ठा और विस्तृत व्यापार संबंधों का लाभ होता है। यानी जितना भी पुराना व्यापार होता है, स्वाभाविक है कि मार्केट में अगर उसका अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो ग्राहकों की संख्या ज़्यादा होगी, ग्राहकों की संख्या ज़्यादा होगी तो टर्नओवर ज़्यादा होगा, टर्नओवर ज़्यादा होगा तो उसको उसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा। तो इस संबंध में व्यापार की गुडविल होती है। तो गुडविल एक तरह से अदृश्य इंटेंजिबल असेट्स होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो नया पार्टनर होता है उसको पूंजी के अलावा एक अतिरिक्त पैसा और देना होता है, वो गुडविल के रूप में जाना जाता है। एक सुस्थापित व्यापार को कुछ समय पश्चात प्रतिष्ठा और विस्तृत व्यापार संबंधों का लाभ होता है। नए स्थापित व्यापार की तुलना में अधिक लाभ कमाता है, यानी जो नया व्यापार स्टार्ट करेगा तो उसकी अपेक्षा जो ओल्ड व्यापार है वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। यह एक आभासी संपत्ति होती है। यह तभी विद्यमान होती है जब व्यापार सामान्य लाभों से अधिक लाभ अर्जित करता है। जैसे कोई व्यापार मान के चलो महीने का 50,000 रुपये या साल का 50,000 रुपये कमा रहा है, लेकिन जो पुराना व्यापार है अगर वो साल के एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं तो 1 लाख रुपये कमाता है, स्वाभाविक 50,000 रुपये उसका सुपर प्रॉफिट है, तो वही एक तरीके से गुडविल हो जाएगी। यानी सामान्य लाभों से जो अधिक लाभ कमाया जाता है वो एक तरह से गुडविल होती है। एन एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस बेनिफिट्स आफ्टर सम टाइम्स फ्रॉम prestige and extensive business relationships. It earns higher profits compared to a newly established business. It is an intangible asset. It exists only when the business earns profit in excess of normal profits. ख्याति के मूल को, यानी ख्याति का जो मूल्य होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं, यानी ख्याति
को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। एक तो होते हैं व्यापार का स्वरूप, यानी व्यापार कैसा है, व्यापार का स्थान कहाँ पे है, जैसे किसी राजधानी में है या पब्लिक एरिया में है या दूर है। इसके अलावा प्रबंधीय निपुणता, यानी जो मैनेजर्स होते हैं उनकी स्किल या उनकी एफिशिएंसी कैसी है, बाजार की स्थिति कैसी है, विशेष लाभ जैसे एक तो है व्यापार चिन्ह है, ट्रेडमार्क है इनके पास में, तो ये ख्याति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी व्यापार अगर जिस व्यापार का स्थान सही जगह पे होगा तो स्वाभाविक है उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, और प्रबंध की निपुणता ज़्यादा है व्यापार में, कर्मचारियों में, मैनेजमेंट में, तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। एलिमेंट्स अफेक्टिंग ऑफ द ओरिजिन ऑफ हिम, नेचर ऑफ बिजनेस, लोकेशन, मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज, मार्केट सिचुएशन, स्पेशल एडवांटेज सच पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। अब ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि फर्म का पुनर्गठन होता है, नए साझेदार का प्रवेश होता है, और पुराने साझेदार सेवानिवृत्त होते हैं, किसी मृत्यु हो जाती है, दिवालियापन हो जाता है, और लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, तो इस कारण से इनका मूल्यांकन करना अत्यावश्यक होता है। तो वर्तमान साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में अगर चेंजिंग होता है तो ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। नए साझेदार के प्रवेश पर होता है, साझेदार के सेवानिवृत्ति होने पर, साझेदार की मृत्यु होने पर, फर्म का विघटन यानी फर्म का विघटन या डिसोल्यूशन होने पर एक गुडविल का वैल्यूएशन करना अनिवार्य होता है। साझेदारी फर्मों का एकीकरण यानी अमालगमेशन होने पर भी गुडविल का इवैल्यूएशन करना अनिवार्य होता है। तो नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, एंड चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स। नेक्स्ट है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन या वाइंडिंग अप द फर्म, अमालगमेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो इस कारण से जो गुडविल होती है उसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। अब क्या यह महत्वपूर्ण है, यानी ऊपर अब आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है, न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। यानी पहले इसका जो फर्म का पुनर्गठन किया जाता है वो सामान्यतः निम्न प्रस्तुति में किया जाता है, नए साझेदार का प्रवेश होने पर या नया लाभ विभाजन अनुपात चेंजिंग होने पर, इसके अलावा किसी साझेदार की मृत्यु या सेवानिवृत्ति होने पर, फर्म का समापन या विघटन होने पर, और इसके अलावा कोई साझेदार है वो दिवालिया हो जाता है तो उस संबंध में पुनर्गठन किया जाता है। अब जो ख्याति होती है, तो ख्याति के मूल्यांकन की जो विधियां हैं, मेथड्स, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका यानी मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल है। एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, यानी औसत लाभ विधि है, ये सबसे इजी विधि होती है। फिर अधिलाभ विधि है, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड है, और लास्ट में आपका है कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी पूंजीकरण विधि है। ठीक है, तो तीनों विधियों को 1 बाय 1 देखेंगे। ये एग्जाम में आने की इसमें जो विधियां हैं मेथड से पूरी पॉसिबिलिटी है, तो आपको अच्छी तरह देखना है इसको। देखते हैं इसको। फर्स्ट विधि आपकी एवरेज प्रॉफिट मेथड, कौन सी है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले इसका मीनिंग देखते हैं। इस विधि में पिछले कुछ वर्षों के औसत लाभ को एक निश्चित वर्षों की स्वीकृत संख्या से गुणा करके ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। यानी अभी प्रैक्टिकल देखेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा। तो यह इस मान्यता पर आधारित है कि आरंभिक कुछ वर्षों में नया व्यवसाय कोई लाभ अर्जित नहीं करता है, यानी जो न्यूली बिजनेस होता है किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं कमाता है, ये इस मान्यता पर यह विधि चलती है। अतः वह व्यक्ति जो चालू व्यवसाय खरीदता है वह ख्याति के लिए उस राशि का भुगतान अवश्य करता है जिससे वह लाभ के रूप में व्यवसाय के आरंभिक कुछ वर्षों में प्राप्त कर सकता है। अतः ख्याति की गणना करने के लिए गत वर्षों के औसत लाभ को उन भावी वर्षों की संख्या से गुणा किया जाएगा जिनमें भावी लाभ अर्जित होने की पॉसिबिलिटी हो। और एक एग्जांपल देखते हैं इसको। उदाहरण के लिए यदि व्यवसाय के गत वर्षों का औसत लाभ कितना 20,000 रुपये है और यह आशा कि अगले 3 वर्षों में भी इतना ही लाभ प्राप्त करेगा, तो ऐसी स्थिति में ख्याति का मूल्य 60,000 हो जाएगा। यानी 3 वर्षों में, यानी वर्षों की क्रय संख्या के आधार पर 20,000 × 3 कर देंगे तो 60,000 हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के से देखेंगे। देखो, यानी गत 5 वर्षों में एक फर्म का लाभ इस प्रकार है, यानी आपकी औसत लाभ विधि है, उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। तो गत 5 वर्षों में एक फर्म का औसत लाभ इस प्रकार है, यानी वर्ष 2012 में तो 4 लाख का था, 13 में 398 का था, और 14 में 4,50,000 का था, वर्ष 15 में 4,45 का था, और वर्ष 16 में 5 लाख का था। 5 वर्षों के औसत लाभों के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर, यानी 5 वर्षों का है और औसत 4 वर्षों के क्रय के आधार पर, 4 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य याद करना है औसत विधि के आधार पर। देखते हैं इसको। ये टेबल बन गया कि 2012, 13, 14, 15, 16 5 वर्ष के हैं। जो राशि है 4,03,98, 4,50, 4,45, 5 लाख आ गया, तो इनका टोटल कर देंगे तो 21,93,000 कितना आ जाएगा। औसत विधि के अंतर्गत इस प्रकार से किया जाता है। 21,93,000 आ गया। इसको डिवाइडेड कर देंगे कितने से, 5 वर्ष से डिवाइडेड करने पर आपका जो राशि आ जाएगी प्रतिवर्ष की 4,38,400 कितनी आ गई,
4,38,400 आ गई। अब ख्याति है तो अब इसका ख्याति नहीं निकालने का सूत्र है, औसत लाभों के आधार पर करेंगे, तो औसत लाभ इंटू क्रय वर्षों की संख्या है। तो औसत लाभ कितना है, 4,38,000 है, 4,38,400, और क्रय वर्षों की संख्या कितनी है, 4 वर्ष, यानी अब यहाँ पे कह रखा है ना कि 4 वर्षों के क्रय के आधार पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 17,54,400 रुपया। ठीक है, तो ये ख्याति का मूल्य आ जाएगा। नेक्स्ट है, ख्याति की उपयुक्त गणना इस मान्यता पर आधारित है कि भविष्य में लाभ की स्थिति में परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट और देखते हैं, उपरोक्त उदाहरण साधारण औसत पर आधारित है, जो उपरोक्त ऊपर एग्जांपल दिया गया है वो साधारण औसत पर आधारित है। यदि फर्म के कार्यकलापों में कमी या अथवा वृद्धि, अब हो सकता है ये तो प्रॉफिट है, हो सकता है कभी फर्म को किसी वर्ष लॉसेज भी हो सकते हैं, हानियां भी हो सकती है, तो उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करेंगे। कार्यकलाप में कमी अथवा वृद्धि की स्थायी प्रवृत्ति है तो वर्तमान वर्ष के लाभों को पिछले वर्ष के लाभों से अधिक भार दिया जाता है। वांछनीय है क्योंकि औसत निकालने का आधार वर्ष के लाभों को क्रम से 1 2 3 4 से मल्टी भार देकर किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं 10वां और 11वां, यानी वो तो सादा देखा था। अब नेक्स्ट इसका सोल्यूशन करेंगे तो जो वर्षों की संख्या दी गई है उनको 1 2 3 4 5 के हिसाब से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे या 12 अंक देंगे, तीनों का टोटल करके उनको डिवाइडेड कर देंगे। एक फर्म के गत 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार है, 12-13 में 20,000 का है, 13-14 में 24,000 का है, 14-15 में 30,000 का है, 15-16 में 25 का है, और 16-17 में 18,000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है। अब इसमें बता रखा है कि ख्याति के मूल्य का निर्धारण भारित औसत किसके आधार पर, वो तो सामान्य औसत था और यह है भारित एवरेज वेटेड प्रॉफिट के आधार पे। तो भारित औसत लाभ के 3 वर्षों को क्रय के आधार पर करना है। वर्ष 12-13, 14-13-14, 14-15, 15-16 में 16-17 के क्रमशः 1 2 3 4 का भार प्रदान करेंगे। या 31 बार को समाप्त वर्ष की समाप्ति है, ये यहाँ पे वर्ष आ गए पांचों और जो राशि आ गई, अब इनको भार प्रदान कर देंगे 1 2 3 4 5, इनका टोटल कर देंगे तो 15 आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से करेंगे, 1 से तो 20,000, 24 को 2 से 48, 3 को 30,000 को 3 से 90,000, 25 को 4 से करेंगे 1 लाख, और 18 को 5 से करेंगे 90,000। इनका टोटल कर देंगे कितना आ गया, 3,48,000। इसको मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी इसको डिवाइडेड कर देंगे 15 से, तो ये राशि आ जाएगी आपकी प्रतिवर्ष की 2,32,000। कितनी आ जाएगी, 2,32,000। ठीक है, सॉरी 23,200, कितनी आ जाएगी, 23,200 है, और 3 वर्षों के आधार पर करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 69,400 रुपये। कितना आ गया, 69,400 रुपये। अगर 4 के होते 4 से कर देते, 5 से होते 5 से कर देते, जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग कर देते। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल है, ये से थोड़ा विपरीत है। एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं, यानी एक फर्म की ख्याति के मूल्य की गणना गत 4 वर्षों के भारित औसत, यानी गत 4 वर्षों, ये आपको ध्यान रखना है, गत 4 वर्षों के भारित औसत के आधार पर करना है। भारित औसत या लाभ के 3 वर्षों के क्रय, 4 वर्ष देखे हैं, और 3 वर्षों के क्रय के आधार पर कितने करना है, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करें। गत 4 वर्षों का लाभ इस प्रकार है, यानी 13 में 20,200 का लाभ हुआ, 14 में 24,800 का हुआ, 15 में 20,000 का हुआ, 16 में 30,000 का हुआ। प्रत्येक वर्ष को भार प्रदान किया गया है, 13 को 1, 14 को 2, 15 को 3 और 16 को 4। अब इसमें निम्न एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो किस प्रकार से दी गई है देखना है। 1 सितंबर 2015, ये आपको तारीख विशेष ध्यान रखनी है, यानी 1 सितंबर 2015, तो जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से होता है, तो आपको अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, यानी इसमें कितने महीने आपके कंप्लीट हो चुके हैं, यानी अप्रैल हो चुका है, मई हो चुका है, जून हो चुका है, और जुलाई हो चुका है, अगस्त हो चुका है, 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। 1 सितंबर 2015 को इस संयंत्र की मरम्मत पर कितना पैसा खर्च हुआ, 6,000 रुपये के खर्च को आगम पर प्रभावित किया गया। उक्त राशि का घटते हुए शेष विधि से 10%, यानी क्रमागत विधि से 10% प्रतिवर्ष का हाथ का समायोजन करते हुए ख्याति की गणना हेतु पूंजीकृत करना है। और इसका सेकंड इन्फॉर्मेशन है, वर्ष 2014 के लिए अंतिम स्टॉक, यानी जो वर्ष 2014 के लिए अंतिम स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, वो 2400 रुपये से अधिक मूल्यांकित किया गया है, यानी 2400 रुपये से ज्यादा इसको मूल्यांकित कर दिया गया है। अब इसको डिवेल्यूशन करना है इसको नेक्स्ट ईयर में। थर्ड इन्फॉर्मेशन है, ख्याति मूल्यांकन के लिए 4800 रुपये प्रबंधकीय लागत के वार्षिक प्रभार को भी सम्मिलित किया गया है, यानी ख्याति का जो मूल्यांकन किया गया उसमें लागत लगी है 4800 रुपये, प्रबंधकीय लागत के वार्षिक प्रभार को भी सम्मिलित किया गया है। 3 एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसके आधार पर इसका सोल्यूशन करेंगे। पहले इसका समायोजन करेंगे, इसको ब्रिम देखते हैं। 13 आपका 14, 15, 16 आ गया, तो इसमें जो लाभ प्रबंधकीय लागत था, यानी पहले पूंजी 20,200 थी, 24,800 थी, 20 थी और 30 थी। इसमें प्रबंधकीय लागत पूर्व में से माइनस कर देंगे 4800, फिर राशि आ जाएगी 15,400, 20, 15,200 और 25,200। फिर इसमें आगम पर प्रभार था 2015 में 6,000, वो प्लस कर देंगे, जो ये राशि 21,200 आ गई। इसी तरीके से जो 200 रुपया है वो डेप्रिसिएशन लगा है, अभी उसको देखेंगे किस प्रकार से किस महीने कितने दर से कैसे निकाला गया है। और ये 25,200 नेक्स्ट ईयर 580 का आ गया। और अंतिम स्टॉक है, अंतिम स्टॉक को यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 17,200 आ गया।
और फिर नेक्स्ट ईयर में इसको ऐड कर देंगे, नेक्स्ट ईयर में क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा। तो ये राशि जो लास्ट में आएगा समायोजन करने के बाद 15,400 आएगी 2013 की, 2014 की 17,400 आ गई, 2015 की 23,400 आ गई और 2016 की आपकी 24,420 आ गई। ठीक है, अब इसमें किस प्रकार से कैलकुलेशन किया गया है ये आपको बताना है। तो भारित औसत लाभ की गणना है, तो 15,400, 17,400, 23,400, 24,420, 1 2 3 4 12 दे दिया, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, इसको 2 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे, इसको 4 से करेंगे, तो राशि आ जाएगी आपकी 2,19,280। इसको डिवाइडेड कर देंगे, किसी इनका टोटल करेंगे 3 3 6 और 10 से डिवाइडेड कर देंगे तो 21,928 कितना आ गया, 21,928 आ गया। अब इसको करे वर्षों की संख्या कितनी है, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 65,784 रुपया आ जाएगा। अब यहाँ जो टिप्पणी दे रखी है वो राशि किस प्रकार से आई वो आपको बताते हैं कि 2015 के लिए जो डेप्रिसिएशन निकाला गया है 200 रुपया, 6,000 रुपये का था, 10% दर से 4 माह के लिए निकाला गया है। तो 10 बटा यानी 6,000 इंटू 10/100 वो 4/12 का है, तो ये आपका 200 रुपया आ गया। और इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर में देखेंगे तो 6,000 में 200 डेप्रिसिएशन घट गया, तो उसको क्रमागत विधि से है तो 5800 शेष रह गया, 5800 में निकाल लेंगे 10% से 580 रुपया हो गया। और वर्ष 2014 का अंतिम स्टॉक 2015 का जो आरंभिक वर्ष होगा आरंभ होगा उसमें ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा तो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट विधि देख चुके हैं यानी औसत लाभ विधि, और उसमें जो भारित औसत लाभ विधि है वो देख चुके हैं। अब नेक्स्ट विधि है आपकी सुपर प्रॉफिट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सुपर प्रॉफिट अधिलाभ विधि है। यानी जो सामान्य लाभ होते हैं उसी पर जो आधिक्य होता है वही सुपर प्रॉफिट कहलाता है, यानी अधिलाभ जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है। तो ख्याति मूल्यांकन के औसत लाभ विधि सामान्य या भारित, यानी जो औसत लाभ की दो विधियां एक तो सामान्य है भारित है, दोनों की बात कर चुके हैं। से आधारभूत मान्यता यह है कि जब नया व्यवसाय स्थापित किया जाता है तो यह अपने संचालन के प्रथम आरंभिक कुछ वर्षों में कोई लाभ अर्जित नहीं कर पाता है। अतः उस व्यक्ति को जो चालू व्यवसाय खरीदता है या ख्याति के रूप में व्यवसाय के प्रथम कुछ वर्षों से प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर राशि का भुगतान करना होता है। यह विवादपूर्ण है कि क्रेता का वास्तविक लाभ उसके कुल लाभ में निहित नहीं है, यह लाभ की उस मात्रा तक सीमित है जो समान व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रतिफल से अधिक है। अतः ख्याति का मूल्यांकन वास्तविक लाभ के आधार पर नहीं बल्कि अधिलाभ के आधार पर करना वांछनीय होता है। सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिक्य ही अधिलाभ कहलाता है, यानी जो अधिलाभ का सूत्र होता है सामान्य लाभ माइनस वास्तविक लाभ है उस पर जो अधिक्य होता है प्लस होता है वही आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। अब सामान्य लाभ का सूत्र होता है, पहले आपको दोनों को ध्यान में रखना है। सामान्य लाभ का सूत्र रहेगा आपका फर्म की पूंजी क्या है, फर्म की जो इन्वेस्टेड पूंजी है, फर्म की पूंजी मल्टीप्लाई प्रतिफल की सामान्य दर है और उसको डिवाइडेड कर देंगे 100 से। ठीक है, ये तो हो गया आपका सामान्य लाभ का सूत्र। नेक्स्ट, फर्म की पूंजी में साझेदारों की पूंजी वो संचय एवं अधिशेष शामिल होते हैं, यानी जो फर्म की कैपिटल होती है उसमें साझेदारों की कैपिटल भी होती है, इसके अलावा रिजर्व भी होते हैं और जो सरप्लस होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। अमूर्त यह महत्वपूर्ण है, यानी जो इंटेंजिबल असेट्स और जो गुडविल होती है उसको सम्मिलित नहीं किया जाता, यह विशेष ध्यान रखना आपको। यानी फर्म की पूंजी में आपका कैपिटल हो गया, संचय हो गया, अधिशेष हो गया, लेकिन अमूर्त असेट्स जैसे आपका गुडविल हो गया या जो भी अदृश्य संपत्तियां हैं और इसके अलावा ख्याति को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक चालू फर्म में 1.5 लाख रुपए की पूंजी पर 18,000 रुपए का लाभ अर्जित करती है, यानी वो एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, यानी एक फर्म है जिसमें 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टेड कैपिटल है, उस पर जो सामान्य लाभ होता है वो 18,000 रुपए का होता है और प्रतिफल की सामान्य दर 10% है। सामान्य लाभ कितना हो गया, यानी सामान्य लाभ इसका 15,000 है। ठीक है, 10% के हिसाब से 1.5 लाख का 10% निकालेंगे 15,000 हो गया, तो 1.5 लाख का 10% 15,000 हो गया जाएगा। इसी स्थिति में अधिलाभ यानी जो एक फर्म को सामान्य जो लाभ हो रहा है वो तो हो रहा है 18,000 का। ठीक है, और जो सामान्य लाभ के देखें 1.5 लाख 10% की दर से निकालेंगे तो 15,000 हो गया, कितना हो गया 15,000। अब इसको माइनस कर देंगे, 18 15 गया 3,000, तो 3,000 रुपये जो अतिरिक्त एक्सेस लाभ हो रहा है वही आपका सुपर प्रॉफिट होता है। क्या होता है, वही सुपर प्रॉफिट होता है। अब इसमें किस प्रकार से प्रोसेस की जाती है काउंटिंग की या गणना की। सबसे पहले तो औसत लाभ की गणना करनी होती है, फिर उसके बाद में विनियोजित पूंजी पर प्रतिफल की सामान्य दर के आधार पर सामान्य लाभ की गणना की जाती है। नेक्स्ट औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटाकर अधिलाभ की गणना की जाती है, जैसे ये माइनस किया गया उस प्रकार से आपका सुपर प्रॉफिट की गणना की जाएगी। और अधिलाभ जो आपका अधिलाभ आएगा 3,000 जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आया, इसको जो वर्षों की क्रय संख्या उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जो गुडविल है उसका मूल्य आ जाएगा। अधिलाभ को दिए गए वर्षों के क्रय से गुणा करके ख्याति की गणना की जाती है। अब इसको उदाहरण नंबर 12 से समझते हैं।
यानी एक व्यवसाय की लेखा पुस्तक ये दर्शाती है कि 31 दिसंबर क्या है, 31 दिसंबर 2014 को 5 लाख रुपए फर्म की पूंजी है और पिछले 5 वर्षों का लाभ इस प्रकार है। 2012 में 40,000 का था, 13 में 50,000 का था, 14 में 55,000 का था, 15 में 17 का था और 16 में 50,000 का था। आपको व्यवसाय के लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करनी है। प्रतिफल की सामान्य दर कितना है, 10% है। अब इसमें पहले तो सामान्य लाभ निकालेंगे। सामान्य लाभ का प्रॉफिट है, सॉरी सामान्य लाभ का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो फर्म की पूंजी मल्टीप्लाई यानी गुणा सामान्य प्रतिफल दर अपॉन 100 आ जाएगा। तो जो पूंजी है फर्म की, जो इन्वेस्टेड कैपिटल है 5 लाख है, दर 10% है, 100 से इसको डिवाइडेड कर देंगे तो आपका जो सामान्य लाभ आ जाएगा 50,000। कितना आ गया, यानी सामान्य लाभ इसमें कितना आ गया, 50,000 रुपया। ठीक है, कितना आ गया, 50,000 रुपया। तो इसको नेक्स्ट देखते हैं, औसत लाभ निकालते हैं। तो 12, 13, 14, 15, 16 के लाभ दे रखे हैं, औसत लाभों के आधार पर देख रहे हैं, तो इनका टोटल कर देंगे। 3 लाख हो गया, 3 लाख को जो वर्षों की संख्या कितनी है, 5 वर्ष है, तो डिवाइडेड करेंगे 60,000 रुपया। ठीक है, अधिलाभ निकालेंगे तो सामान्य लाभ माइनस औसत लाभ, तो 50,000 माइनस 60,000 कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जो आपका 10,000 रुपया आपको सुपर प्रॉफिट आ गया। और सुपर प्रॉफिट को वर्षों की क्रय संख्या कितनी दे रखी है, यहाँ पे 3 वर्ष दे रखी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 30,000 रुपया यहाँ पे ख्याति का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इसमें पूरा निचोड़ आ जाएगा आपका। अनु और बनु फर्म की पूंजी 1 लाख रुपया है और ब्याज दर बाजार ब्याज दर 15% है। प्रत्येक साझेदार का वार्षिक वेतन 6,000 रुपया है। पिछले 3 वर्षों के लाभ इस प्रकार है, 30,000, 36,000 और 42,000 रुपया है। ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के औसत अधिलाभ के पर 2 वर्षों के क्रय पर होगा। फर्म की ख्याति की गणना करनी है। तो इसको थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो एग्जाम्पल नंबर 13 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।